स्वागत है आप सबका एक और शानदार पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिनके तजुर्बे बहुत काम आएँगे इस पॉडकास्ट में। इन्होंने 20-25 साल इस इंडस्ट्री को दिया है। पुराने ज़माने में पहले पत्रकारिता कैसे होती थी, आज कैसे होती है। इसके अलावा फ़िल्म इंडस्ट्री में जो पत्रकार हैं, कैसे फ़ैन बेस्ड पत्रकारिता हो गई है, इस पे हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ इनके पर्सनल एक्सपीरियंस लेने वाले हैं, जिनका नाम है प्रवीण चंद्रा सर। स्वागत है सर आपका। आज आपने टाइम निकाला इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले थोड़ा-सा मैं पूछना चाहूँगा कि जो आज का दौर है और जो आपके टाइम पे जो पत्रकारिता का दौर था, उस दोनों दौर में कितना बदलाव आप देखते हैं? देखिए, इसमें बहुत फ़र्क आया है। हुँ, क्या था, एक पत्रकारिता का एक स्तर था, हुँ, एक लेवल पे था हुँ, कि उसमें जर्नलिस्टों को एक ऐसी नज़र से देखा जाता था जैसे कि वो कलाकार या किसी उसके लिए आप एक भगवान स्वरूप हो जाते थे। भैया ये अगर हमारे साथ हैं, हुँ, ये अगर हमारी इमेज बना रहे हैं, हुँ, तो इनका एक बहुत बड़ा रोल है हुँ, हमको भी आगे बढ़ाने में। उससे जो आर्टिस्ट होता है उसको भी इनकरेजमेंट मिलता है। हुँ, तो एक अच्छा रिलेशन था पत्रकारों के बीच, कलाकारों के बीच या किसी भी पर्सनैलिटी का से कनेक्शन उनकी वो हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। हुँ। उसका एक अलग ही एक मज़ा भी था और एक लेवल भी था, जो आजकल देखने में नहीं मिलता। तो आज के टाइम में हुँ। क्या दोनों में क्या बदलाव और क्या आपके हिसाब से? बदलाव है वही कि एक ह्यूमन बिहेवियर जिसे आप कह सकते हैं, हुँ, कि अगर आप कहीं आप जा रहे हैं, तो बड़ी इज़्ज़त है आपकी, एज़ हुँ, ए जर्नलिस्ट कहीं जा रहे हैं हुँ, और आप जिससे मिलने जा रहे हैं, हुँ, सपोज़ आप किसी बॉलीवुड के किसी सीनियर आर्टिस्ट से मिलने जा रहे हैं, हुँ, तो वो भी आपको बड़े रिस्पेक्ट से आपको उस नज़र से देखता है, हुँ, वेलकम करता है, हुँ, अपने घर पे बुलाता है, अपने हुँ, घर पे इंटरव्यू देता है। हुँ, जो आजकल तो घर पे इंटरव्यू तो शायद ही खत्म ही हो गए। हुँ, एक दौर था हुँ, कि लोग घर पे बुला के इंटरव्यू देते थे, भैया आप आइए। हुँ, और बड़े जब उनके घर में आप जाते थे, उनको उनके लिए मतलब वो एक वो प्रिविलेज फील करते थे हुँ, कि एज ए जर्नलिस्ट हमारे घर में आया है। हुँ, आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो आपने भी देखा होगा, कहीं पे मीडिया इंटरेक्शन होता है, हुँ, भीड़-भाड़, मारा-मारी, पता नहीं क्या होता है, कौन क्या सवाल पूछ रहा है हुँ, और कोई भी एक्स वाई जेड सवाल सवाल पूछ रहा है। हुँ, कहाँ का है, चैनल का है, हुँ, अखबार का है, मैगज़ीन का है या यूट्यूबर है या कोई फ़ैन है। हुँ, फ़ैन भी ऐसे पत्रकार करके घुस जाते हैं उसमें, सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। हुँ, तो ये जो एक फ़ैन युग जो आ गया है, हुँ, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है पत्रकारिता पे। हुँ, और कोई कैमरा उठाया, चल दी साहब क्या है, हुँ, और पपराज़ी की भीड़ में चालू हो गए। हुँ, देखिए, पपराज़ी होना कोई गलत बात नहीं है, हुँ, पर जो हैं वो हमारे टाइम पे इसको बोलते थे फ़ोटो जर्नलिस्ट। हुँ, कोई एक फ़ोटोग्राफ़र है, हुँ, वो किसी पे भी कोई भी अगर किसी आर्टिस्ट की फ़ोटो खींच रहा है, हुँ, उसके लाइफ़स्टाइल पे खींच रहा है, उसके घर पे, उसके मूवमेंट पे खींच रहा है, हुँ, उसका गार्डन पे वॉक कर रहा हुँ, है, कैसे बाहर लॉन में बैठा हुआ अपना अखबार पढ़ रहा है, उसको पूरा एक फ़ोटो फीचर होता था। हुँ, तो वो सब चीज़ें अब देखने को नहीं मिलती हैं। बस अब ये हम ये नहीं कहते पपराज़ी गलत है, गलत नहीं है। हुँ, लेकिन क्या होता है ना, जो फ़ैन लोग होते हैं, उन्होंने कैमरे का इंतज़ाम किया और घुस गए पत्रकार इसकी फ़ोटो जर्नलिज़्म की भीड़ में। हुँ, अपने को वो फ़ोटोग्राफ़र पत्रकार या फ़िल्म फ़ोटोग्राफ़र या जो भी है, हुँ, वो अपने करके घुस-घुसा के तो अपना काम निकालते हैं। हुँ। तो ये फ़ैन वाली चीज़ से बड़ा असर पड़ गया है पत्रकारिता पे। अब पत्रकार फ़ैन बन चुके हैं। पत्रकार नहीं, पत्रकार फ़ैन बन चुके हैं हुँ, या फ़ैन पत्रकार बन चुके हैं, वो दौर चल रहा है। तो ये अभी सिचुएशन है फ़िलहाल। तो अभी जो जब आपके टाइम में जब हुँ, उस समय था सीनियर जब आपने शुरुआत किया था उस टाइम पे जो आर्टिस्ट होते थे एक मतलब वैल्यू देते थे हुँ, जर्नलिस्ट को, एक हुँ, रिस्पेक्ट चलता था हाँ, और अभी रिस्पेक्ट वो कम हो गया है। ऐसा महसूस होता है। हुँ, फ़र्क तो पड़ा है इसमें। नहीं, हम आपको मतलब आर्टिस्टों के व्यवहार पर का एक मैं एक छोटा-सा इंसिडेंट बताता हूँ। हुँ, हम बॉम्बे आए 93 में, हुँ, मतलब 91 में आए। हुँ, 93 में एक ऐसा मौका लगा हुँ, कि एक इवेंट था, कैप्टन नायर जो लीला ग्रुप होटल के वो थे चेयरमैन, हुँ, उन्होंने एक डिनर होस्ट किया था। हुँ, उसमें क्या दैट वाज़ अ अवार्ड फंक्शन, हुँ, 50-60 गेस्ट थे सिर्फ उसमें। हुँ, सुनील गावस्कर साहब थे, लीजेंड देवानंद साहब थे, हुँ, तो ऐसे 2-3 लोग और थे। हुँ, तो एक पहला मौका लगा कि उसमें इनवाइट किया गया। हुँ,
वो इनविटेशन कहाँ से आया क्या आया, जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे वो हमको एक बार दिल्ली एयरपोर्ट में मिल गए। तो उन्होंने मेरा नंबर लिया, एड्रेस लिया और कहा कि आप हमारा ये फंक्शन करने हैं, आप आइए जरूर। और वो इनविटेशन लीला होटल की तरफ से आया कि भाई आप यू आर इनवाइटेड टू अटेंड दिस फंक्शन। हम थे, हमारी पत्नी गरिमा गई वहाँ पे। तो जैसे ही गोल टेबल में बैठे हुए हैं, तो यहाँ देव साहब बैठे हुए हैं, देवानंद साहब, उसके आगे वो सुनील गावस्कर साहब बैठे हुए हैं। अब उस समय तो भाई नया नया पहले पहले आप ऐसे इनफॉर्मल तरीके से आप किसी के साथ बैठे हैं, तो एक मन में थोड़ा सा ही वो होता है, एक खुशी सी होती है कि मतलब उस लेवल पे आप हैं। क्योंकि वो हमारा स्ट्रगलिंग टाइम था बम्बई में, अपने को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। बीच में एक ब्रेक हुआ, चाय पी रहे हैं, देव साहब भी हमारे साथ चाय पी रहे हैं, तो उनसे ऐसे ही इनफॉर्मल बातें हुई। तो मैंने उनको याद दिलाया कि आप फला ईयर में आप लखनऊ आए थे, कोई आपको जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अवार्ड मिला था। तो उनको याद आ गया। अब याद आया नहीं आया, लेकिन उन्होंने ऐसा शो किया उनको सब याद आ गया। तो बड़े बड़े मतलब बड़े उससे मिले, दिल से मिले वो। वहाँ पे एक फोटोग्राफर था, फोटोग्राफर कहते इधर आओ यार, हम लोग ये फोटो खींचो। मतलब एक आर्टिस्ट कह रहा है उस लेवल का कि हम लोग ये फोटो खींचो। 2-3 एंगल से फोटो खींची, बोले इनका आप एड्रेस नोट कर लीजिए, इनके घर पे आप पहुंचा दीजिएगा, कोरियर कर दीजिए, आप जाके खुद जाके इनके घर या ऑफिस में जाके आप पहुंचा दीजिएगा। देखा चौथे दिन पैकेट आ गया, फोटोग्राफ थे उसमें। आज कोई ऐसा ना आर्टिस्ट करेगा ना कोई जर्नलिस्ट को इस तरह की इज्जत मिलेगी। मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। उसके बाद हमारी वाइफ जर्नलिस्ट थी, उनको बड़ा शौक था लिखने का। तो उन्होंने ना जाने कितने सैकड़ों इंटरव्यू कर दिए। वो लाइफ स्टाइल पे भी लिखती थी, फिल्मों के, ये बॉलीवुड में सब हीरोइंस और हीरोज इन सब के इंटरव्यू करती थी, उनके घर जाके इंटरव्यू करती थी। जूही चावला के घर गई, रवीना टंडन जी के घर गई, बच्चन साहब के घर गई। तो मतलब एक वो माहौल अभी नहीं मिलता देखने को। तो मतलब उस टाइम था जो एक पर्सनलाइज जिसे आप कहते हैं, और दिल से इंटरव्यू वो देते थे और दिल से आप उसको लिखते थे। तो आज तो जर्नलिस्टों को खुद फोटो लेना होता है, लाइन हाँ, लग जाते नहीं, हैं। ना हम बिल्कुल सही है। अभी हाल ही के इवेंट में हुआ, देखा कि सब भैया लाइन लगाए खड़े हुए हैं जैसे ही कोई चंदा बट रहा हो। इस तरह की सिचुएशन आ जाती होता है, है। ये सब लाइन में लगे नहीं, रहते हैं। देखिए फोटो खिंचाना मेमोरी के लिए होता है। हाँ। उस समय करते तो वो मेमोरी के लिए खींचते थे फोटो, लेकिन वो दौर बदल चुका है। एक तो पता नहीं असली जर्नलिस्ट कौन है, नकली जर्नलिस्ट कौन है, तो उसका भी पता नहीं लग पाता है। ये फैंस वाली जो चीज़ शुरू हो गई ना, इससे बड़ा थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ा है। तो जो आजकल फैंस वाली चीज़ चालू हो गई है, जैसा जर्नलिस्ट खुद फोटो लेने के लिए आने लग जाते हैं, बहुत सारे, सबको नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा है, आप खुद देखते हैं। तो और आपके ज़माने में रिस्पेक्ट से बुलाया जाता था, सब अच्छे से करते थे। तो अभी जो ये दौर चल रहा है, तो कितना बदलाव डाला है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर पत्रकारिता हो, उन सब में? देखिए क्या हुआ कि 15, 16, 17, 18 तक 2000 अच्छा चल रहा था। फिर एक दौर आया ये कोविड वाला, इससे भी फर्क पड़ा। एक नई पत्रकारिता की एक कॉम पैदा हुई जिसको इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं लोग। अब इन्फ्लुएंसर्स का क्या है कि उनके साथ इतने लाख मिलियन ये उतना वो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स जिनका ये है कि उनकी अच्छी फॉलोइंग है, अच्छा वो है। इन्फ्लुएंसर्स को आप पीआर के लिए यूज़ कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है, उसमें ही भीड़। अब असली कौन नकली कौन इन्फ्लुएंसर, फिर उसमें वही चीज़ आ जाती है, जैसे असली पत्रकार और नकली पत्रकार कौन, उसमें भी फर्क पड़ता है। तो एक नया मीडियम है इन्फ्लुएंसर्स, चल रहा है। फिल्म प्रमोशन में फैंस को भी आजकल बुलाया जाता है कि भैया हॉल में बैठ के ताली बजाओ। अभी रिसेंट एक साउथ की फिल्म थी, उसका हिंदी रीमेक था, धनुष वगैरह आए थे उसमें। वहाँ पे देखा सब अच्छा सब चल रहा है। वो पिक्चर का ट्रेलर दिखाया गया, सब आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस किया, उसमें सारे अच्छे से आर्टिस्ट, उसमें ये अक्षय कुमार वो बने थे, अपने शंकर भगवान बने थे, मतलब सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट साउथ के सब उस फिल्म में थे। धनुष आए तो बहुत, एक ऑडिटोरियम कॉर्नर पे सब चिल्ला रहे हैं धनुष धनुष धनुष, एक पर्टिकुलर कॉर्नर पे। तो
हम बाहर आए, बाहर बैठे तो वो जो जो लोग चिल्ला रहे थे, धनुष जैसे ही निकले वो सभी बाहर आ गए। बाकी आर्टिस्ट को बोलना बाकी था, उनको परवाह नहीं कि भैया हम पूरा प्रोग्राम देख के जाए। बाहर आए, देखा सब वो जैसे सिनेमा में होता है ना, पॉपकॉर्न, समोसा, जो कोल्ड ड्रिंक जो आप आमतौर पे वहाँ पे मिलता है, वो सब खाया। तो मैंने सोचा उनसे वार्तालाप करी जाए। हमने कहा ये बताइए आप यहाँ कैसे आए? किसी फैन से पूछा आपने? हाँ, फैन से पूछा। और फिर बच्चे भी थे, बड़े भी थे, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के तमिलनाडु के लोग ज़्यादा थे इसमें। तो बोले धनुष ने बुलाया। हमने, उन्होंने आपको अप्रोच किया या कैसे किया? बोले नहीं, एक दो बार हमारे लोकेलिटी सांतरकुज में कोई लोकेलिटी है, वहाँ पे आए थे। उन्होंने कहा आप लोग आइएगा। तो हमने कहा उन्होंने कोई भाई पेमेंट वेमेंट भी की है? तो उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं। तो लेकिन वो आए, बोले खाना पीना मिल रहा है, पिक्चर उनको देखने को मिल गया, ये हो गया। तो वो उसी से खुश थे। घुमा दिए। तो ट्रेलर लॉन्च में एक हॉल के एक सेगमेंट में पूरा उनका अपना फैन क्लब बैठा हुआ था, पूरा। बोला हम उनके फैन है इसलिए हम आए थे, बाकी उनको फिल्म से कोई मतलब नहीं। फिल्म में क्या है, ट्रेलर में क्या है, बाकी आर्टिस्ट की बात सुने। साउथ के और भी बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, लेकिन तो मतलब ये इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं। जैसा कि तो अजीब प्रमोशन का एक अलग तरीका हो गया आजकल। अब इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़ शायद आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। हाँ, आज के टाइम में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, और आपके टाइम में भी होता होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब आप नए होंगे उस समय, तो उसमें क्या डिफरेंसेस है? क्योंकि आज क्या आपको लगता है कि सवाल पूछने दिया जाता है मीडिया से, या फिर उस टाइम भी वैसा ही था कि डिसाइड था कि ये सवाल पूछना था, या फिर अभी ठीक चल रहा है? कुछ चीज़ें तो होती हैं भाई, ये सवाल पूछना जरूरी है। वो चाहे पीआर हो, चाहे प्रोडक्शन का बंदा हो, भैया पूछना जरूर। उससे कुछ चीज़ें तो देखिए होती हैं, उसको हम डिनाई नहीं करते हैं। और आजकल क्या है कि अगर कोई ऐसा जर्नलिस्ट दिख रहा है जो बड़ा क्रिटिकल सवाल पूछेगा, तो उसको जैसे अगर वो माइक मांगेगा तो उसको अवॉइड कर दिया जाता है, माइक ले लिया जाता है। हाँ, नहीं बाद में टाइम खत्म, लास्ट क्वेश्चन करके चीज़ खत्म कर दी जाती है। तो इस तरह की चीज़ें तो देखो आजकल थोड़ी बढ़ गई हैं। और एक आदमी बोल रहा है तो दूसरा आदमी उसको साथ साथ वो भी सवाल पूछना शुरू करता है। वो एक सिस्टमेटिक चीज़ नहीं है। उसका रीज़न ये कि इतनी भीड़ है, उसके मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम आती है, पीआर वालों को भी दिक्कत होती है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आज जो सवाल किया जाता है, बहुत जगह होता है कि नहीं, सवाल पहले ही नोटेड होता है और एंकर के पास चला जाता है। एंकर ही सवाल पूछ लेता है ऑन बिहाफ ऑफ जर्नलिस्ट। हाँ, ऐसा भी सिस्टम आ गया है कि भाई ठीक है, जिनकी जो जो क्वेश्चन है हमको लिख के दे दो, एंकर सवाल पूछेगा। हाँ, तो उससे तो क्या होता है ना, कोई मान लो सीनियर जर्नलिस्ट है, हाँ, उसकी अपनी एक अलग इमेज है, और उसका सवाल कोई एक नया आज का एंकर पूछ रहा है, तो उस सवाल की ही वैल्यू खत्म हो जाती है। सीनियर जर्नलिस्ट खड़े होकर कोई सवाल पूछ रहा है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, सवाल देने वालों पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। वो सवाल उसके शक्ल देख के देगा, सवाल के पढ़ के देखने को वो भी कोई रटा है, कोई जवाब दे देगा क्योंकि उसको सवाल मालूम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब मतलब नेचुरल जो एक चीज़ होती थी बातचीत में, क्वेश्चन आंसर में, वो थोड़ा गिरावट तो आई है उसमें। तो अभी ये जो दौर चल रहा है, और आप उस टाइम पे, तो अभी क्या लगता है कि जो आपके टाइम के जो जर्नलिस्ट हैं, जो आप हैं, ऐसा फील होता है कि नहीं ये बेइज्जती कुछ हो रही है? होता है, बहुत से जर्नलिस्ट फील करते हैं, कभी कभी गुस्से में फेसबुक वगैरह में उनकी से पोस्ट से भी मतलब झलक आए, मतलब झलकता है वो चीज़, ऐसा होता है। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि एक टाइम था कि फोटो जर्नलिस्ट हुआ करते थे। हाँ, फोटोग्राफर की इज्जत होती थी, रिस्पेक्ट से सब लोग फोटो लेते थे, आर्टिस्ट के साथ में आर्टिस्ट भी रिस्पेक्ट से फोटो लेता था। आज दौर है डिजिटल का, पेपराजी के जैसे आपने जिक्र किया कि जरूरी है, लेकिन उस थोड़ा सा अलग हिसाब किताब से चल रहा है। तो आज जो इंस्टाग्राम पेपराजी आ चुके हैं, इंस्टाग्राम पेजेस आ चुके हैं, तो क्या लगता है कि एक कितना हद तक सही जाता है, और जो भी आता है मीडिया में उसका अपना एक्सपीरियंस बताइए इसके बारे में, इसको आप लेकर कैसे सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक डिजिटल का सवाल है, ये बड़ा इंस्टेंट होता है। आज आपने डाल दिया, एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वो लोगों की मेमोरी से गायब हो जाता है।
कोई चीज़ रिटेन नहीं होती जब तक अनटिल कोई बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ ना हो, उसकी रिटेंशन वैल्यू नहीं है। तो ये एक फ़र्क है। अब जैसे न्यूज़ चैनल है, उसके बाद ये ऐप्स आ गए, तो न्यूज़ चैनल को फ़र्क पड़ा है। ये एक ज़माना था जब न्यूज़ चैनल आए थे तो उन्होंने कहा अखबार अब ख़त्म, सब लोगों का इसी में न्यूज़ देखना पड़ेगा, लेकिन अखबार कभी ख़त्म नहीं हुआ था। ये डेली अखबार की वैल्यू आज भी जो पुराने लोग हैं उसको मालूम है कि एक डेली न्यूज़पेपर की कितनी वैल्यू होती है, प्रिंट की क्या वैल्यू होती है। 5 साल बाद भी वो अखबार निकाल के देख लेंगे कि हाँ मतलब ये स्टोरी छपी थी। यूट्यूब वगैरह है, लोग लिंक वगैरह निकाल के रखते हैं, लेकिन ये कि हमें तो ट्रेडिशनल जो है मीडियम न्यूज़ का, उस पर हमें ज़्यादा एक विश्वास सा रहता है, अपनापन सा रहता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि जिस तरह आज रेड कारपेट होता है, शोरगुल हो जाता है, बहुत जगह झगड़ा होने लगता है, आप भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या मतलब क्या है देखिए वो? क्या है ना कि कंट्रोल है, पीआर ठीक है, अपने एंगल से बुलाता है उसे। रेड कारपेट में तो ये है कि आप यहाँ से आर्टिस्ट आ रहा है, आप उसको कवर करिए, एक्शन के कवर करिए, जो वेव कर रहा है या खड़े होकर कोई पोज दे रहा है। रेड कारपेट पहले भी होता था, अभी भी होता है। रेड कारपेट का कंसेप्ट तो बाहर कैंप्स वगैरह में भी होता है, सब जगह होता है, लेकिन भीड़ बहुत हो गई है। अब वो ना जेन्युइन आदमी कौन वहाँ है उस भीड़ में नहीं है। अब एक कोई फोटो खींच रहा है, वो फोटोग्राफर तो मालूम दूसरा है, घुस घुसा के धक्का मार देता है उसे। ये जो धक्का मारता है तो खींचने वाला ही बेचारा नहीं खींच पाता, हो सकता है वो जेन्युइन आदमी हो। तो ये फर्क पड़ा है। और दूसरी जो रील्स का ज़माना आ गया साहब, वो एयरपोर्ट पे गए, देखे गए, जिम में देखे गए, वो देखे गए, ये कोई न्यूज़ वैल्यू नहीं है। आप किसी घर के बाहर खड़े हैं, उनको जब निकलते और अंदर घर में घुसते, आप उसको उसकी फ़ोटो बना के आप डाल रहे हैं, वो कोई न्यूज़ वैल्यू नहीं है। अरे वो तो रूटीन है भैया। आप जाके बहुत से आर्टिस्ट ये बस से ट्रैवल करते होंगे, हम तो कहीं जाके अगर तो आप एयरपोर्ट पे खड़े होते हो तो आप जाके ये जो इंटर स्टेट बस वहाँ भी जाके खड़े हो जाइए, वहाँ भी देखिए कि कौन आर्टिस्ट बस में बैठ के जा रहा है। तो ये कोई न्यूज़ वैल्यू नहीं है। कुछ गाड़ी से जा रहा होगा, आप गाड़ी में चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, उसकी फ़ोटो खींच के अगर आप डाल रहे हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के कोई अगर सेलिब्रिटी खाना खा रहा है, ये कोई न्यूज़ है। इसको हमारी नज़र में ये कोई न्यूज़ नहीं है। अब लोगों को उसको देख के मज़ा आता हो या कुछ भी होता हो, उससे तो इसको क्या कहेंगे आपके? हमको सूट नहीं, हमको पीआर स्टंट है कि क्या? पीआर, इसमें पीआर भी होता है, इसमें थोड़ा पीआर होता है। भैया वो परिवार वहाँ खाना खाने जा रहा है तो भेज 2-4 लोगों को भेज दिया, जिम के बच्चा वो सुबह इतने बजे वहाँ पे जिम जाते हैं, जिम के बाहर खड़ा है, तो इसको आप जर्नलिज्म की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। वो कहीं कहीं किसी भी लेवल पे ये मतलब एज ए जर्नलिस्ट या एज ए फोटो जर्नलिस्ट काउंट ही नहीं हो सकते ये। जब आपने शुरुआत किया था, हाँ जी, जब आप शुरुआत किए थे आप लखनऊ से, हाँ। तो वहाँ से आप यहाँ मुंबई आए, तो ये शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए लखनऊ में क्या था, 10-12 साल तक हमारा जो टाइम था वो एक अलग टाइम था, जो मुंबई में आज तक उस लेवल पे नहीं है। वहाँ हम थे बेसिकली मीडिया मार्केटिंग पर्सन। एक अखबार में मैंने ज्वाइन किया था, पायनियर अखबार उस ज़माने का नंबर 1 पेपर था। मार्केटिंग का काम करते करते, क्योंकि मार्केटिंग जो होता है, जो ऐड होते हैं, ऐड होता है, वो अखबार का बैकबोन होता है। अगर 600, 700, 800 आदमी कंपनी में काम कर रहा है, विज्ञापन नहीं आएगा कि 4 रुपये का अखबार से, या आजकल के 5 रुपये का अखबार से किसी एम्प्लॉय की तनख्वाह नहीं निकलती, कागज़ का पैसा नहीं निकलता, प्रिंटिंग मशीन का मेंटेनेंस नहीं निकलता है, बिजली बिल निकलता नहीं है, और इतने लोगों की तनख्वाहें नहीं निकलती। किससे निकलती है? विज्ञापन से। तो विज्ञापन का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो चैनल हो, चाहे अखबार हो, चाहे मैगजीन, कोई भी प्रिंट हो, बगैर विज्ञापन की कोई मैगजीन चल नहीं सकती। अनलेस अनटिल किसी का फालतू इतना पैसा हो कि अगर हम 30, 40, 50 लाख रुपए साल में खर्च कर रहे हैं मैगजीन में, डूब जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। एक मतलब एक उसको एज ए प्रमोशन में कहीं भी डालते हैं, वरना एक अखबार या पब्लिकेशन को सस्टेन करने के लिए विज्ञापन की बहुत बड़ी भूमिका है।
तो उसमें अपना कैरियर हमने स्टार्ट किया था। करते 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 27 28 29 साल में हम उसके मार्केटिंग हेड हो गए। और हेड हो गए तो अखबार के मालिक तो बन नहीं जाएंगे। अगर आप जनरल मैनेजर बनते तो 10 तरह की और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। तनख्वाह बांटना है, अखबार का कागज अरेंज करना है, ये करना है, यूनियन को फेस करना है। तो मैंने कहा यार तो ये बहुत हो गया। उस शहर में भी कुछ ऐसा सोशली हम ऐसे कुछ थे जो हर आदमी हमको जानता था। ब्यूरोक्रेट जानते थे, हम ब्यूरोक्रेट से को जानते थे, मंत्री लोग से पर्सनल वो था। अखबार में रहने से ये होता है कि थोड़ा आपके पर्सनल कांटेक्ट भी होता है। फिर सोशली रोटरी के मेंबर, ये इसके मेंबर, उसके मेंबर। तो हमारा एक अलग शौक था फैशन शो करने का। तो उस ज़माने में जब हमने 78 में स्टूडेंट लाइफ से फैशन शो शुरू किया तो 10-11 शो हमने लगातार 10 साल 11 साल तक फैशन शोज करे। वो हमारा एक पैशन था, वो हमारा प्रोफेशन नहीं था। तो उस वजह से भी थोड़ा लोग हमको जानना शुरू हुए थे। फिर कभी क्या होता ना कि आप थक जाते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, हर आदमी आपको नमस्ते कर रहा है, सलाम कर रहा है। अरे अरे होटल में जा रहे हैं, एक ही 5 स्टार होटल था क्लार्क अवर, वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे हर आदमी स्टाफ ये सब लगा हुआ है, जैसे पता नहीं कौन आ गया। हम कोई VIP या सेलिब्रिटी नहीं थे, लेकिन सोशली बड़ा वो था। तो उस चीज़ से हम थक चुके। मैंने कहा यहाँ ठीक है, हम जम गए, जितना करना कर लिया। एक पोजीशन पे कम एज पे एक पोजीशन पे हो गए, पहुँच गए। तो हमको कुछ नया करना चाहिए। अपने शहर में आप नया नहीं कर सकते वहाँ, क्योंकि लिमिटेड वो होता है ना इसको। वरना आप ऐसी जगह जाएं जहाँ आपको कोई ना जानता हो। प्रोफेशनली थोड़ा वो लोग जानते हो। दिल्ली गए, 6 महीने का एक प्रयोग किया और उसके बाद फिर बम्बई आए। तो क्योंकि दिल्ली बम्बई में थोड़ा प्रोफेशनल डिफरेंस है। उस ज़माने में एडवर्टाइजिंग जो भी था ये बॉम्बे था। यही था कि हम इसमें मीडिया मार्केटिंग में कंसल्टेंसी करेंगे। तो बॉम्बे आ गए। दिल्ली में तो क्या है कि आप काम कर रहे हैं तो अगल बगल वाला देखता है ये क्या कर रहा है यार, ये उससे कलर्स, मतलब एक अभी वो कल्चरल डिफरेंस है तो है। वो अपने काम पर दूसरा क्या कर रहा है, अपने काम में ध्यान, दूसरा उस पर लोगों को वो होती है। बाई चांस दिल्ली में गए तो मुझे एक अखबार वाले थे, उन्होंने कहा मेरे ऑफिस में बैठ जाइए, कनॉट प्लेस के पास ऑफिस था, एयर कंडीशन। गए तो बहुत बढ़िया मतलब ऑफिस। एक वहाँ एक बिल्डिंग INS है जहाँ पे अखबार के वाले सब बैठते थे। इंडियन न्यूज सोसाइटी एजेंसी के लोग, मतलब जहाँ एजेंसी वाले आते थे उनसे मिलने विज्ञापन के लिए, और विज्ञापन के लोग और खबर न्यूज़ वाले लोग उस बैठते थे। हर अखबार का समझो होता ना एक होता है, जैसे एक डायमंड मार्केट में सब डायमंड वाले बैठे रहते हैं। तो मैंने कहा बाजार में तो नहीं बैठेंगे, चकल्लस जाते हैं। तो इसलिए अलग बैठने को एक मौका लगा तो मिला। मुंबई आए तो बॉम्बे में एड एजेंसीज में लोग थे। उन्होंने कहा अरे जब निकले हो तो बम्बई आ जाओ, एक प्रोफेशनल प्लेस है। तो 91 में फिर आ गए। मतलब होता ना स्ट्रगल एंजॉय करने। एक स्ट्रगल करके भी देखिए स्ट्रगल होता क्या है। वहाँ तो आप सब लग्जरी पे आप हैं। तो एक प्रयोग करने आए थे। 2-3 साल तक बड़ी स्ट्रगल रही। कोई कभी सोचता यार कहाँ फंस गए आके, लेकिन लगे रहे अपने एक मिशन पर, चलता रहा हल्के हल्के। तो यहाँ का एक्सपीरियंस जो है, आप मतलब मैडम को भी लेकर आए थे? हाँ, अरे बच्चे के साथ आए थे, 3 साल 4 साल की बच्ची। तो चला यहाँ पे चलने लगा, लेकिन एक दौर आया आपके लाइफ में, कोविड, जो आपको तोड़ दिया। कोविड से फर्क पड़ा? नहीं, हमारी जो मतलब हमारी वाइफ जो गरिमा है, 2019 में उन्होंने संसार को छोड़ा। उनको ब्लड कैंसर हो गया था। जो करीब 70-80% के उसमें था, जैसे स्टेज 4 जिसे बोलते हैं। तो मतलब उसका इलाज संभव नहीं था। फिर भी बहुत हम तो प्रयास करेंगे ही ना। तो वो प्रयास किया, लेकिन हमको मालूम रिजल्ट क्या है, लेकिन फिर भी हम अपनी कोशिश करेंगे। तो 5-6 महीने जो दौर था वो थोड़ा सा बहुत ही वो था, मतलब मेंटली बहुत कष्टदायक आप जिसे कह सकते हैं। तो लेकिन उसको भी निकाला। थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि थोड़ा सा उसके बारे में क्या हुआ था, नहीं कैसे उस दौर से क्या चल रहा था? नहीं उसमें नहीं क्या, कोविड भी चल रहा था उस टाइम? नहीं, कोविड आया था बाद में, उसके बाद जाने के बाद 2020 में आया, फरवरी मार्च में आया था। इनका जुलाई 2019 में का हुआ था। तो जो 6 महीने का दौर था, हमने कहा हम इलाज करें। पूना में डॉटर हमारी रहती है, तो वहाँ सोचा पूना में इलाज करें। तो 6 महीने समझिए हम लगातार 24 घंटे अस्पताल में रहे।
हमारे यहाँ लोग काम चल रहा था, हमारे मार्केटिंग मतलब मीडिया में जो बंदे थे हमारे साथ, वो अपना सब काम कर रहे थे, तो चलता रहा फिर। तो उसको उस टाइम दौर को भी निकालना एक बहुत बड़ी बात होती है। आपको मालूम है रिजल्ट ये है, लेकिन फिर भी आप प्रयास कर रहे हो, क्योंकि 15 दिन के बाद ही ट्रीटमेंट के डॉक्टर ने कह दिया अरे यार वेस्टिंग मनी, हमने पैसा आपको तो जा नहीं रहा। 15 दिन इलाज के बाद? नहीं नहीं, हाँ मतलब जब इलाज शुरू किया जनवरी 2019 में डिटेक्ट हुआ, तो डॉक्टर को बताया, डॉक्टर बोली कि कोकला वेन पास में है, या नहीं हमारे जो सन्निल्ला था उसने नहीं आप पूना में चलिए। तो पूना में जो एक्सपर्ट डॉक्टर थे यहाँ दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल, बहुत अच्छा लता मंगेशकर जी के उसका ट्रस्ट का है, उन्होंने बनाया था, तो वहाँ इलाज हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आप इलाज करा तो रहे हो, हमने भाई आप करिए। तो 15 दिन की जब बाद जो रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा यू आर वेस्टिंग मनी, मैंने पैसा आपको तो जा नहीं रहा है, आप करते रहो अपना काम। क्योंकि यही डॉक्टर जो था बांद्रा में एक एक्सपर्ट थे, उन्होंने कह दिया था भाई हमारी बीवी ने तो हंस के पूछा ये बताइए डॉक्टर साहब, वो डर के बता रहा कि आपको ऐसा बीमारी है, चलिए ये बताइए इलाज कराएं तो कितने दिन, ना कराएं तो कितने दिन। तो बोले अब 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, बहुत 1 साल, दोनों स्टेज में, इलाज के बाद भी इलाज के पहले भी। तो ये एक सिचुएशन आ गई थी। तो जुलाई 2019 में इस तरह का, और हमने किसी को बताया भी नहीं था, फैमिली के 1-2 लोगों को बताया था, यहाँ तक कि जो हमारे जो प्रिंसिपल जो पब्लिकेशन वाले, जैसे बेसिकली आप डायमंड मैगजीन के साथ 93 से जुड़े हुए हैं, उनको उन्होंने एक दिन फ़ोन किया, मैंने कहा उस समय मेरी वाइफ वेंटिलेटर पे थी, उन्होंने ऐसे ही वो यूएस में से फ़ोन कर दिया, और प्रवीण जी क्या हाल है, हम ठीक है। बोला बड़ा घबराए लग रहे हो, मैंने कहा आप थोड़ी देर बाद फ़ोन कीजिए, हम करेंगे आपको। बोले तब बुलाया, पर हमने उनको बताया भाई ऐसा ऐसा, वो तो वेंटिलेटर में है। और बोले अरे आपने बताया नहीं। अरे हमने आपको बताया क्या करते, आप परेशान होते। फिर थोड़ा उनकी वाइफ का फ़ोन आया, फिर उनके मतलब पिताजी का फ़ोन आया दिल्ली से, मतलब सब चिंतित हो गए, परेशान हो गए, चिंतित हो गए। तो वो एक आई सिचुएशन। खैर उसके बाद फिर वापस आया तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब उसका इंटरव्यूज़, कंटेंट, ये वो जितना आधा काम तो वही संभाल लेती थी। लाइफ स्टाइल जर्नलिस्ट थी, टूरिज्म पे लिखती थी, उन्होंने सारा वर्ल्ड टूर किया था, हर कंट्री का टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है उनको बुलाता था स्टोरी करने। तो ये सब चीज़ें थी, तो सब जिम्मेदारी आ गई। फिर 1 साल तक इस तरह सारे इंटरव्यूज़ मैनेज करे, इसमें बाकी उनकी फ्रेंड्स ने भी हमारी हेल्प करी राइटिंग में। तो उनकी राइटिंग पावर और हमारी राइटिंग पावर में बहुत फ़र्क था। उनका जो फ्लो था वो हमारा उतना फ्लो नहीं, तो अपने उन्हीं के फ्रेंड से मदद ली, भैया ये बताओ ये हम लिख रहे हैं तो इसमें क्या लिखें। तो ऐसे लोगों का सहयोग रहा, तो करते करते फिर फुल फ्लैश मतलब कंटेंट का जिम्मेदारी आ गई मैगजीन की पूरी, बम्बई से जो कंट्रीब्यूशन होता था उसमें। तो अच्छी मैगजीन है, गृहलक्ष्मी मैगजीन है, नंबर 1 मैगजीन है अपने प्रिंट में और वुमेन सेगमेंट में। तो उससे जो अभी भी जुड़े हुए हैं उसके साथ चल रहा है उसका सब। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया कि सबसे मैडम के जाने के बाद, क्योंकि आप दोनों में जैसा कि मैं फ़ोटो देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, अभी बहुत लगाव था, एक पत्नी थोड़ा सा होता ही है। तो कितना एक हम सफ़र जब छोड़ के चली जाती है, नहीं रहती साथ में, तो जब होना और नहीं होना, थोड़ा उस भाव को मैं समझना चाह रहा हूँ। मैं इसमें कुछ पूछ नहीं सकता क्योंकि मेरे पूछने का वो है नहीं, नहीं आप मैं पूछ ही नहीं सकता इस पर। नहीं आप सही कह रहे हो, 35 साल का साथ था हमारा। और दूसरी क्या होता है, हम सफ़र को अब क्या होता है, एज ए टिपिकल पति पत्नी वाला जो रिलेशन होता है ना, उसमें होता है बीवी है तो यही काम करेगी, ये पति है तो यही काम करेंगे, कभी इस चीज़ को कभी वही नहीं है। हमें तो सोचना पड़ता है कि भैया हमारा उनकी लड़ाई कब हुई थी। अच्छा अगर लोगों को पता है भाई हमारी लड़ाई नहीं हुई, बोले तो बड़ा अननेचुरल है, पति पत्नी लड़ाई तो होती है। हमने नहीं, इसको एडजस्टमेंट कहते हैं। अगर जो हमारी इच्छा है उसमें उनका साथ, उनकी जो इच्छा है उसमें हमारा साथ, तो ये एडजस्टमेंट की बात है, इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बोलते हैं, इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो वो थी, मतलब वो जैसी सिचुएशन थी। और उनके जाने के बाद भी हमने कभी ये महसूस नहीं किया कि वो नहीं है। रीज़न है हमने कहीं होंगी, इवेंट में होंगी, कहीं बाहर चली गई, दूसरी कंट्री गई हैं, वो गई हैं, आज तक उनकी फ़ोटो पे माला नहीं चढ़ी होगी। हमारे घर आके अगर आप देखोगे, वो था ना माला चढ़ाना, ये करना, वो
अब वो जितना आप उतना आप करते हैं तो उतने आप और परेशान होते रहते हैं। आप हमेशा अगर उनकी प्रेजेंस महसूस कर रहे हैं, जैसे लोग अपने पेरेंट्स की, माता पिता की प्रेजेंस महसूस करते हैं, वही सिचुएशन है। तो ऐसे ही होता है। किसी जाने के बाद उसकी आप एब्सेंस महसूस नहीं करिए, बल्कि उनका जो काम है उसमें आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनका जो बैलेंस वर्क है उसमें आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो मेन चीज़ है। एक यहाँ पे थोड़ा सा पूछूंगा कि एक रिश्ता पति पत्नी का जो रिलेशनशिप होता है कैसे स्ट्रांग रह सकता है, जो आप काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को दोस्त बनकर। हम्म, लोग लव मैरिज करते हैं, शादी पहले बड़ा लगाव होता है, मतलब यहाँ जाना वहाँ जाना, और शादी के बाद अगर बीवी की तो अरे वहाँ चलो, वहाँ हम लोग जाया करते थे, अरे छोड़ो यार कल चलेंगे, वो एक चीज़ खत्म हो जाती, मतलब होता ना, एक वो चीज़ कंटिन्यू रहे ना। या बीवी की जो कुछ कर रही है, या पति ने कुछ कहा यार हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, जैसा हम लोग शादी के पहले करते थे, तो अगर उस बार थोड़ी टाला मटोली हुई तो समझो कि यहाँ आप का एक फेज, मतलब एक नया उसमें दौर में आप चले गए। अगर चीज़ वो कंटिन्यू रहे। एक ज़माना था कि लव मैरिज, लोग बोले लव मैरिज आर फेल्योर, लेकिन आजकल तो मतलब अरेंज मैरिज हो लव मैरिज हो, तो उस रिश्ते को चलाने में दोस्ती का होना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग दोस्ती, एक दूसरे को स्वभाव, एक दूसरे की कमजोरियों को समझना, एक दूसरे की इच्छाओं को समझना, ये एक मेन चीज़ है। आजकल के रिश्ते बहुत जैसे कड़वाहट और नाजुक हो गए हैं। हाँ, इसके पीछे मतलब क्या वजह है? देखिए ये सिचुएशन आज अमेरिका में थी 30-35 साल पहले। अरे ये हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, शादी हो रही है, ये री मैरिज हो रही है, मतलब शादियाँ हो रही हैं, एक शादी, दो शादी, तीन शादी, ये सब चीज़ शादी रिकॉर्ड होते थे। वहाँ अब ख़त्म हो गया, और उसकी बीमारी हिंदुस्तान में आ गई। और दूसरी ये सोशल मीडिया में अपने भाव बर्बाद कर रखा है। बीवी बात कर रही है, आप इसी में देखे पड़े हुए हो। आप उस बीवी से कुछ बात कर रहे हैं, वो इसी में देखे हुए हैं, रुको डिस्टर्ब ना करो मैं ये देख रहा हूँ। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, छोटी चीज़, झगड़ा छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होता है। फिर बाहर क्या हो गया है कि मतलब आमतौर से बीवी का अट्रैक्शन खत्म हो जाता है पुरुष की नज़र में। उनको लगता है कि यार ये तो है ही, फिर वो इधर बाहर भटकने लगते हैं। कितना कंट्रोल आपको है आपके ऊपर, ये सब आदमी पर डिपेंड करता है। आज की जो मीडिया है जनता की आवाज़ नहीं, सरकार या फिर कारपोरेट की मतलब आवाज़ बन चुकी है कि उसके जो बोलती है सरकार, कारपोरेट जो बोलता है उसी की जुबानी बोलती है। देखिए आपको बताएं, ये चीज़ हमेशा रही है, चाहे प्रिंट हो, चाहे न्यूज़ चैनल हो, चाहे आजकल यूट्यूबर्स हो गए, तो ये थोड़ा बहुत तो देखिए रहता ही है। कोई भी पार्टी चंदे के बगैर नहीं चल सकती। 50 साल पहले, 70 साल पहले पार्टी तब भी यही हाल था। और कोई भी बिजनेस बगैर गवर्नमेंट सहयोग के आप आगे नहीं कर सकते, ये हमेशा रहा है। अब ये कि पॉपुलेशन बढ़ी है, बिजनेस बड़े हैं, लोग बड़े हैं, नेता बड़े हैं, पार्टियां बड़ी हैं, और दूसरी क्या है कि ये रीजनल पार्टी, फुटकर पार्टी जो बन गई है, इससे और मतलब गंदगी आ गई राजनीति में। आप सिंपल 2 पार्टी सिस्टम रखें या 3 पार्टी सिस्टम रखें, कुछ नहीं, जैसे अमेरिका में होता है, इंग्लैंड में है, यूके में है, तो उस तरह का, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। हर आदमी तो नेता है, हर आदमी अपनी पार्टी बनाए, जरा कि नाराज हुआ अपनी पार्टी बना ली। यहाँ बड़ी बड़ी पार्टी, महाराष्ट्र की सबसे अच्छी पार्टी बाला साहब ने शुरू करी और वो 2 टुकड़ों में हो गई। शरद पवार जी ने पार्टी बनाई, 2 टुकड़ों में हो गई। तो अगर टुकड़े होते तो उससे क्या फ़ायदा? यूनाइटेड होने से बहुत होता है। अब वो साहब हमको ये पद नहीं मिला तो पार्टी छोड़ दो, तो ये सब होती हैं रीजनल पार्टीज, परिवारवाद, इसका बड़े राजनीति पे बहुत फर्क पड़ा है। जैसा आपने अभी बताया कि चंदा, तो ये जो राजनीतिक पार्टी चंदा लेती हैं, किससे लेती हैं, कौन देता है चंदा? कोई बिजनेस हाउसेस देते हैं वो, और वो उसको लीगली देते हैं। उसका कोई वो नहीं है कि आप मतलब आप पार्टी को चंदा दे सकते हैं। डोनेशन आप कहीं भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी, अपने प्रॉफिट से दे रहे हैं ना। जैसा कि किसी पार्टी को कोई बिजनेसमैन चंदा देता है, हाँ, तो लीगल रहता है चंदा देना। हाँ बिल्कुल, इनकम टैक्स में नहीं आता है वो। टैक्स क्यों नहीं आता है? उसकी एक लिमिट होगी।
भाई ठीक है, आपने किसी को 1 करोड़ दिया तो 50 लाख तक की आपको बेनिफिट है एज पर 80G या जो भी सेक्शंस हैं उनके अंदर में। पार्टी किस उसमें रजिस्टर्ड है, एनजीओ में है या इसमें है, नॉन पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल है, तो चंदा तो आप किसी को भी, आपकी मर्जी, आपका पैसा है, आप किसी को दें। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी जो है जो चंदा लेते हैं हाँ या फिर जो बिजनेसमैन चंदा देते हैं, तो ये चंदा पब्लिकली या हाँ फिर बिल्कुल, आप हिसाब मांग सकते हैं किस पार्टी को किस बिजनेसमैन ने कितना कर दिया। ये ओपन रहता है? हाँ बिल्कुल, आप हर कम पार्टी में हिसाब है इसका। अभी कल परसों, अभी 1 हफ्ते पहले न्यूज़ अखबारें पढ़ी हमने, यार इस बार फला पार्टी को इतना पैसा मिल गया और इस पार्टी को कम मिला कंट्रीब्यूशन। तो प्राइवेट तरीके से भी चंदा लोग देते होंगे सपोर्ट के लिए? देखिए अब चुनाव हो रहा है, हाँ। अब वहाँ गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, अब किसी ने अपनी 10 गाड़ी दे दी तो उसको तो आप काउंट नहीं कर सकते ना। तो इसको आप किसी को अपने घर से आप 100 लोगों को खाना खिला दिया आपने पार्टी वर्कर को, तो उसको आप खर्च उसमें थोड़ी कहेंगे उसने उनको ओब्लाइज कर दिया। ये आपके पर्सनल उस पर है ना, बिल पे। जब आप मार्केटिंग में थे लखनऊ में, हाँ और अभी यहाँ पे भी मार्केटिंग आपने अच्छा सा मार्केटिंग का पूरा कंप्लीट आपको एक्सपीरियंस है, थोड़ा मैं समझना चाहूँगा कि जो मार्केटिंग होता है न्यूज़ में या फिर पेपर में या फिर मैगजीन में, ये किस तरह काम करता है, क्या फंडा होता है इसका? भाई जैसे मैं अभी अखबार का है, ये अखबार है इस रीजन में है, इतना बिकता है, इतनी उसकी रीच है, और कोई भी रीजन लॉन्च हुआ प्रोडक्ट का या जो कुछ भी हुआ या उसकी कोई भी न्यूज़ वाले वहाँ का टेंडर है, तो उस तरह के विज्ञापन उस पर्टिकुलर अखबार में जाते हैं जो रेवेन्यू का पार्ट है। ऐसा मतलब अखबार नहीं होता। मैगजीन में क्या होता है, जैसे हम जिस मैगजीन से कनेक्टेड है वो वुमेन ओरिएंटेड है, जितने FMCG प्रोडक्ट है, ये अपने ये साबुन तेल वाले, इस तरह के जो फीमेल ओरिएंटेड मतलब फीमेल के यूज़ के लिए जो प्रोडक्ट हैं वो हैं। फिर आपके ये हेल्थ कंपनीज हैं, फार्मा कंपनीज हैं जो वुमेन ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाती है, तो उनको तो विज्ञापन का जरिया चाहिए, तो वो इस तरह के विज्ञापन उसमें ज़्यादा आते हैं, लाइफस्टाइल पे आते हैं, टूर्स ट्रैवल पे आते हैं। तो जो टारगेट जो ऑडियंस उनको जो चाहिए, अगर हमारी मैगजीन से फला एक टारगेट ऑडियंस चाहिए तो उससे रिलेटेड विज्ञापन आते हैं मैगजीन में। तो जो ये विज्ञापन आते हैं उसका फॉर्मेट कैसा तय होता है, कितना पैसा? रेट होता है, वो हर अखबार को अपना अपना रेट बनाता है, हर मैगजीन अपनी रेट बनाती है, हर पब्लिकेशन अपना एक एडवर्टाइजिंग रेट बनाता है। भैया 1 पेज का हम इतना लेंगे, आधा का इतना लेंगे, और जो भी होता है फीचर्स भी होते हैं, 4 पेज का फीचर, 6 पेज का फीचर, उसका इतना रेट है, वो उसकी रेवेन्यू है मैगजीन की। क्योंकि आज मैगजीन की कॉस्ट भी आप कर देते हैं, ये 50 रुपये मैगजीन भेजते हैं, अगर आप कॉस्ट करें तो कम से कम 300-400 रुपये से कम नहीं होती है प्रिंटिंग कॉस्ट। और उस प्रिंटिंग कॉस्ट को आप कहाँ से कवर करें, विज्ञापन से करेंगे या 50, वो है ना, अखबार 4 रुपये से मालिक नहीं कमाता है, तो मैगजीन साथ भी वही चीज़ है। तो बगैर विज्ञापन सपोर्ट के कोई पब्लिकेशन नहीं चल सकता। अच्छा, पेपर में या फिर मैगजीन में जो न्यूज़ छपते हैं वो भी पेड होते हैं? देखिए आपको बताएं, मैं तो नाम ले रहा हूँ सीधे, टाइम्स ऑफ इंडिया इन्होंने शुरू किया ये। अब टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत बड़ा अखबार, उसका एडवर्टाइजिंग रेट बड़ा ज़बरदस्त। अगर मेन एडिशन के रेट पर आप जाएंगे तो कोई भी आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने उसका जरिया निकाला, बॉम्बे टाइम्स। उसमें विज्ञापन में थोड़े रेट कम हुए। सपोज कोई विज्ञापन किसी कंपनी का वहाँ टाइम्स ऑफ 100 रुपये में जा रहा है तो उन्होंने 25 रुपये में बॉम्बे टाइम्स में जा रहा है, मतलब जस्ट परसेंटेज बेसिस पे आप इसको अगर काउंट। तो इस तरह न्यूज़ हुई। फिर अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे ना, बॉम्बे टाइम्स पढ़ेंगे, लिखा हुआ है पेड एडिटोरियल, ऊपर लिखा हुआ, आप पढ़ेंगे, किसी ने गौर रिकॉर्ड नहीं करते, पूरा ऊपर हाँ लिखा रहता है। इसमें जो भी हैं ये सारी पेड एक्टिविटी हैं, चाहे स्टोरी हो चाहे कुछ हो, और वो उनकी मर्जी पे है, वो फ्री छापे ना छापे किसी की स्टोरी, लेकिन अगर आप अप्रोच करते भैया हमारा बॉम्बे टाइम्स में फीचर हो जाए, तो वो पेड एक्टिविटी है उनके बगैर। तो उनकी अपनी इन हाउस एजेंसी भी है, उसके माध्यम से होता है वो। तो ये रेट को कम करने के तरीके से उन्होंने ये बॉम्बे टाइम्स शुरू किया। डेली पहले निकाला सिर्फ फ्राइडे को, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे निकाला, सैटरडे टाइम्स करके निकाला, फिर बॉम्बे मिरर शुरू किया था, फिर वो बंद हो गया ये कोविड के टाइम पे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ऐसे मिड डे का भी मतलब था, मतलब हर अखबार में कुछ ना कुछ एक्टिविटी पेड होती है, अगर वो ऐसी है, ब्रांड की स्टोरी है या कुछ है, ये होती है। PR वाला का भी जो ऐसे फिल्मों जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी PR भी पेड होती है, वो तो डिक्लेयर्ड पेड है, वो तो गवर्नमेंट है। हाँ,
उसमें कोई वो नहीं है। तो रेट है भैया, आप हीरो हैं, आप चाहेंगे भैया टाइम्स ऑफ इंडिया में उनकी स्टोरी आ जाए, आपकी स्टोरी आ जाए, तो आप पैसा देंगे तो आपकी स्टोरी छप जाएगी। पर स्क्वायर सेंटीमीटर का रेट है उनका, इस तरह चलता है। तो क्या मतलब आज के टाइम में अच्छा, पब्लिक को तो बोले, पब्लिक है अखबार यार, उसकी फोटो बॉम्बे टाइम्स छपी, हाँ अब वो जो देखा कि भैया क्या रेट है क्या है, तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो पब्लिक को पता एवरीथिंग इज पेड। पब्लिक को पता नहीं है कि बॉम्बे टाइम्स में जो भी छपता है पेड ही छपता है। हाँ, नहीं मालूम। जो ट्रेड से कनेक्टेड है उनको मालूम है ना, जो ट्रेड से नहीं कनेक्टेड उनको क्या मालूम, ऐसा होता है। जैसा अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि फैंस बेस हो गया सब कुछ, कि पीछे फैंस रहते हैं। आपके टाइम में भी था, जब उस टाइम पे भी चलता था फैंस? पत्रकार इतना फैन बेस नहीं होता था, हम्म, वो इंटेलेक्चुअल होता था। वो अगर मैं देवानंद जी का ही अगर एग्जाम्पल लूँ, वो देवानंद की कभी भी बता देगा, हम्म, उसको लिखने में कोई शर्म नहीं आएगी, हम्म, और देवानंद उसको वो नहीं करेंगे हम्म, कि नहीं इसने यार ऐसा गलत किया, हमारे लिए ऐसा करा वो करा। हम्म, तो रिस्पेक्ट थी ये, होता ना, जैसे अपोजिशन में नेता होता है एक दूसरे को मतलब बोलते हैं, चार्जेस करते हैं। तो एक अपोजिशन और जो सत्ता पक्ष है उसमें इंटेलेक्चुअल वो होते थे कन्वर्सेशन, जो आज जैसे पार्लियामेंट में देखने को मिलता है ना, वो सीन पहले नहीं होता था। फैंस क्लब का मुझे याद है कि आपने भी लखनऊ में अमिताभ बच्चन फैंस क्लब कुछ चलाया था, क्या उसकी कहानी है? नहीं, ये अमित जी जो वो थे वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम्म, तो इलाहाबाद में उन्होंने खोला था हम्म, ये अमिताभ बच्चन फैन स्टेशन। हम्म, तो उसके जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे और अमित जी के बड़े क्लोज थे, तो उनसे मुलाकात हुई। फिर इनके एक पॉलिटिकल एडवाइज़र थे इनके अमित जी के, श्रीनिवासन, वो जर्नलिस्ट थे और उनसे थोड़ी वहीं जान पहचान थी। वो लखनऊ आए, कहते हैं यार फैन स्टेशन खोलो। लोग, अब हमने किसका, बोले अमिताभ बच्चन फैन स्टेशन। हमने कहा फैन से हमें तो ये किसी के फैन होने में थोड़ा सा वो लगता था, क्या फैन है, मतलब फैन वर्ड से मुझे हम आज भी हमें लगता है ये फैन वर्ड हमें वो नहीं करता, सूट नहीं करता। सूट नहीं करता, मतलब हम उससे मतलब रिलेशन नहीं कर पाते थे, वो चीज़ आती थी। तो लेकिन फिर हमारे एक दो एडिटर अखबार के थे, बोले यार कह रहे हैं करो यार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनसे रिलेशन बनाओ। मैंने कहा मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे उससे। बोले नहीं, आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी वो समझते हैं, जो उनको फीडबैक मिला है लखनऊ से कि आप कर सकते हो। तो मैं ठीक है, फिर दिल्ली आएंगे, तो उन्होंने एक दो बार कहा कि मैं आने जाने का भाड़ा देता हूँ, आप आ जाओ, बोला टिकट भेज रहा हूँ। हमने कहा नहीं है, जब हम दिल्ली आएंगे मिल लेंगे। हम दिल्ली गए तो मैंने इनको फ़ोन किया, हम आ रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक, बोले गाड़ी भेज दूँ, श्रीनिवासन जी बोले। हमने नहीं, गाड़ी ऑटो से गए, बंगले के बाहर उनके सिक्योरिटी वाले का, हम भाई अमित जी है अंदर, तो बोले कि अब ऑटो से आदमी उतरा है, अमित जी पूछ रहा है ये। तो हमने कहा भाई पूछा उनसे, बोले किससे मिला, हमने अमित जी से मिला। हमने नहीं, श्रीनिवासन जी को बोल दीजिए, वो हैं क्या, बोले हाँ। तो आए गेट तक, अरे आए, बताया नहीं, हम लोग आए, गए अंदर, बातचीत हुई, बोले फैन एसोसिएशन खोलना है, करना है। हमने देखिए बताते हैं, सोच के बताते हैं। लखनऊ आए तो लोगों ने कहा यार जब वो चाहते हैं खोल दो। तो उनकी एक रिलेशन में थी एक लेडी, वो जर्नलिस्ट थी नेशनल हेराल्ड में। तो ये हुआ कि हम लोगों ने मिल के खोला, मैं अच्छे खासे मेंबर हुए। एक प्रीमियर शो हुआ, आखिरी रास्ता पिक्चर का, इतना ज़बरदस्त शो हुआ कि बस लाठीचार्ज हो गया। और साउथ की तरह लखनऊ में पहली बार किसी आर्टिस्ट का कम से कम 100 फीट ऊँचा कटआउट लगा। मेन हजरत जो वहाँ का मेन मार्केट है, अमित जी का बहुत बड़ा कटआउट लगा। साउथ में ऐसा होता था, तो उसी स्टाइल पे लखनऊ में भी लगा। उसके पहले अंधा कानून का भी प्रीमियर वहाँ हो चुका था, ये मेरे ख्याल से इलाहाबाद में हुआ था। तो अच्छा गया, बहुत ज़बरदस्त गया, बहुत सक्सेसफुल प्रीमियर हुआ। अमित जी आए थे, साजिद नडियाडवाला यंग थे वो आए थे, और एक दो और इंडस्ट्री लोग आए, चार्टर्ड प्लेन से आए थे। एयरपोर्ट वो लेने गए, छोड़ने गए, तो मतलब इस तरह की एक्टिविटी हुई उसमें। फिर बाद में हमने कहा यार प्रीमियर थोड़ी करना है, सिर्फ कुछ सोशल कॉज करें। हमारा ये कि कुछ ना कुछ सोशल कॉज करो, किसी पर्पज़ होना चाहिए संस्था खोलने का, कोई भी नाम हो। तो हमने क्या करें, हमने कहा ये यूथ का, इनका टारगेट यूथ था कि यूथ हमारे साथ जुड़े, तो हमने यूथ फेस्टिवल करा दिया। अमिताभ बच्चन ABFA यूथ फेस्ट 1986 में कराया, 3 दिन का फेस्टिवल, इंटर कॉलेजिएट
एक्टिविटी, कहीं डिबेट का रखा, कहीं पेंटिंग का रखा, प्ले का रखा, और ये मतलब बहुत कन्वर्सेशन का रखा। और संजय सिंह साहब मिनिस्टर से उसे इनॉग्रेट कराया, और 3 दिन बाद जो उसका क्लोजिंग हुआ तो एक नकवी साहब टूरिज्म मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको क्लोज किया। अच्छा फेस्टिवल होगा, उसको हमें अच्छा कवरेज मिला, उसमें सब कुछ हुआ, और एक एक्टिविटी हो गई कम से कम 100-200 बच्चों के साथ मिलके, अलग अलग कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटी के, इस तरह की एक्टिविटी करी हमने। तो वो सब पेड कौन करता है उसका? फैंस क्लब को पेड कौन करता है? नहीं, हम क्या करें, सोविनियर निकालते थे हम, कोई चलो लोग करते थे, हॉल फ्री में ले लिया, क्योंकि अब थोड़ा पॉलिटिकल कांग्रेस पार्टी का वो है, तो मिनिस्टर के उस पर कॉन्टैक्ट पे ऑडिटोरियम फ्री ले लिया, 1-2 लोगों ने अपनी तरफ से वो कर दिया, ज़्यादा खर्चा होता नहीं था उसमें। तो अगर आपको वेन्यू फ्री है तो समझिए कि आधी आपकी 70% खर्चा तो खत्म ही खर्चा हो बच गया। गया। कोई आर्टिस्ट के यहाँ किसी का डेथ होता है, हम्म। सारे कवरेज करने पहुँचते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे देखने को क्या मिलता है कि वो आर्टिस्ट के यहाँ से मतलब वो खुद अपना अभी दिमाग को शांत मेंटली नहीं, डिस्टर्ब रहता है। डिस्टर्ब है, और उसका फ़ोटो उससे सवाल किया जाता है, जवाब मांगा जाता है, उसको कहाँ तक सही है या फिर ये 100% गलत है। हम्म, हम तो इस चीज़ के बहुत ही खिलाफ हैं। किसी परिवार में कोई अगर हुआ है, सेलिब्रिटी है या कोई भी है, तो वहाँ पे ऐसे 10-20 फोटोग्राफर पहुँच जाना, वाइफ की डेथ हो तो पति से आप बाइट ले रही हैं उसी समय, अरे उसकी मेंटल स्टेट क्या होगी, आप ये सोचो ना। तो ये बहुत ही गलत, हम तो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हैं। 15 दिन तक तो उसके घर के आसपास भटकना नहीं चाहिए। यहाँ तो वो है कि कोई उनके घर घुस रहा है, उसकी फ़ोटो निकल रहा है, उसकी फ़ोटो, ये मिलने गए, वो मिलने गए, ये सब PR एक्सरसाइज है बिल्कुल। इसको तो बिल्कुल वाहियात PR मानते हैं। जो भी उनका इंटेंशन हो फोटो खींचने का, हम इस चीज़ से एग्री नहीं करते। और परिवार के साथ क्या गुजरता है ये आप ये सोचो ना। कम से कम 13-14 दिन जो अपना एक सिस्टम है अपने हिंदू रीत के हिसाब से, भाई 13 दिन की 13वीं हो गई, वो हो गई, हो गया पूजा, सब हो गया, चलो उसके बाद तुम जाओ, जब एकदम सन्नाटे में तो उनके घर पहुंच ही जाएंगे, जब जरूरत है। ऐसा होता ना। रिसेंट हमने एक जगह देखा, एक आध जगह तो बिल्कुल एक की वाइफ की डेथ हुई और पति से बाइट ले रहे हैं, ये परवाजी पहुंच जाते हैं। हाँ, कुछ होता होगा PR, इसमें तो हमें कोई इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन पहुंच जाते हैं लोग, खबर लगी ये सेलिब्रिटी इसके घर में ऐसा हो गया, पहुंच गए, शमशान तक पहुंच जाते हैं। हाल ही फिलहाल में कुछ अपने आप कुछ प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन हाउस टाइप के, क्या है थोड़ा वो एक ऐसी ही शौकिया, थोड़ा टाइम है कि चलो ये काम भी करें। इसमें देखिए क्या है कि मुंबई में बहुत से आर्टिस्ट आते हैं, मतलब एस्पायरिंग एक्टर्स जो होते हैं, टैलेंट आता है, वो भटकते रहते हैं यहाँ वहाँ, इस कास्टिंग वाले क्या, उस कास्टिंग वाले क्या, और वो इनाम शनाम पैसे लेते हैं कास्टिंग रजिस्ट्रेशन के, इसके उसके। अब ये मतलब एक प्रोफेशन बन गया है। अच्छा, एक्टिंग स्कूल्स बहुत खुल गए हैं, अच्छी अच्छी फीस ली जाती है, और तो आदमी आता है किसी उससे कि मतलब ये हमारा मतलब शौक है, कैसे करें, लाखों रुपए बच्चे खर्च कर देते हैं कि और एक्टिंग में सीखने में, ये से ऑडिशन को देने में, वहाँ ये पैसे देने में, वहाँ पैसे देने में। अब किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, 3-4 लाख ले लिए एक्टिंग के, काम की गारंटी कोई नहीं। 10-10 लाख तक लेते हैं, काम की गारंटी। एक ज़माना था NSD से बच्चे आते थे, या फिर FTI या पूना से आते थे, वो एक सीख के आते थे एक्टिंग होती क्या है। बहुत से थिएटर हैं पृथ्वी वगैरह में चलते रहते हैं जो एक्टिंग सिखाते हैं। जब तक आप विदाउट एक्टिंग अगर आप घुसेंगे तो आपको क्या होगा, पैसा देके कोई आदमी एक्टिंग नहीं सीख सकता है, डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी हमारा एंगल मतलब यही था शुरू करने का, जो नए आ रहे हैं उनको काम देना, उनका एक प्रोफाइलिंग करना, और उनको मतलब आगे बढ़ाना, उनको मतलब क्या, जैसे सपोज हमने गाने बनाए एक 1.5 साल में 10-12 गाने बना दिए, जो भी किसी कंपनी के रिकॉर्ड की बात ही होती है, पैसे भी लगते हैं इसमें हमारे, कोई हमारा कोई गॉडफादर है नहीं, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल प्रोड्यूसर या कोई ऐसी बैकग्राउंड प्रोडक्शन कंपनी के भैया वो जो हमें पूरा सपोर्ट करे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपस के सहयोग से ही हम ये सब गाने बन रहे हैं, और आर्टिस्टों के लिए एक नया वो उन्हें प्लेटफॉर्म मिले, और वो उनका एक प्रोफाइल बने। सब कुछ है, किसी को भैया पोर्टफोलियो का काम है, उसके लिए आप आओ हमारे साथ। पॉडकास्ट करना है,
वो शौक भी होता है, आओ हम बताएंगे कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ होगा। सिंगिंग सीखना है, रीजनेबली आप कितने पैसे में आप कहाँ सीख सकते हो, तो इस सब में हम उनकी हेल्प करते हैं। तो लेकिन एक शर्त ये कि उनको हमारे साथ पूरी तरह दिल से जुड़ना चाहिए, कोऑपरेट। हाँ, मतलब एक फैमिली हो कि ये डायरेक्टर भी हमारी फैमिली का है, ये डीओपी भी हमारी फैमिली का है, ये आर्टिस्ट भी हमारी फैमिली का है, एक्टर भी है, सिंगर भी है, रैपर है, डांसर जो भी है, मेकअप वाला आदमी वो भी हमारी एक परिवार है। तो एक फैमिली की तरह इसको बढ़ाने का हमारा प्लान है। तो पर्पज़ यही है हमारा कि नए लोगों को इसमें आगे बढ़ाना और आगे उनको काम और जगह से भी दिलवाना। मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, टैलेंट मैनेजमेंट, कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको 10 जगह प्रमोट करो, इस प्रोडक्शन हाउस में मिलवाओ। क्योंकि लोग कहते हैं हम फला प्रोडक्शन हाउस में हम पूरी कास्टिंग हम देखते हैं, मालूम पड़ा वहाँ घुसते ही नहीं है वो। इन्फिनिटी मॉल चले आइए, वहाँ कितने वहीं आपको आइडिया लग जाएगा। सुबह फिल्में बनती, रात तक खत्म हो जाती है। होता है कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है, बस अगले महीने प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। कितने प्रोड्यूसर आए हमारे पास यार, वो कुछ 80% फिल्म तैयार है और 20% मतलब जो फंड शो है इसका अरेंजमेंट अगर हो जाए, बस वो पता नहीं छोटी रील भी दिखा देते हैं, तो भाई इतना बन गया, ये मैंने ये शॉट किया, ये शूट किया, वो शूट किया, तो वो अपना 10-20-25 मिनट की फिल्म हमें दिखा देंगे। बस 80% काम हो गया है। थोड़े पैसे रिलीज होने में रहेगा, आए तो फिर मैं रिलीज कर दूँ। इन्वेस्टर, अच्छा इन्वेस्टर का भैया फिल्म में इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर वही है जो पैसे डुबाने में तैयार हो जाए। 80-90% ऐसा बिजनेस की कोई गारंटी नहीं है, फिल्मों की कोई गारंटी नहीं है आजकल। बताया ना कि लाखों करोड़ों की फिल्म बनती है, नहीं चल पाती है। अब इसमें ये सियारा जब बनी, उसमें कितना खर्चा हुआ होगा, कितना 1000 करोड़ के आसपास पहुंच गई 4-5-6 दिन में। तो ये एक स्ट्रेटजी है, एक इस्टेब्लिश प्रोडक्शन हाउस है, उसको मालूम है कि कैसे हमें काम निकालना है, प्रोडक्शन में कहाँ कहाँ कटौती करनी है और कैसे नए लोगों के साथ करना है। और बाकायदा कोई आर्टिस्ट अगर बड़ी कंपनी इंट्रोड्यूस करती है 10-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करती है। पैसे कमा, हीरो या हीरोइन पैसे कमा रही नहीं कमा रही आपको नहीं मालूम। 10 साल बाद जाके जो उस कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं, तब उनको अगर कुछ बाहर से काम मिल गया। हर जगह यही होता है, कहीं ना किसी अच्छी कंपनी के साथ जुड़ना पड़ता है। हमारा पर्पज यही है कि हम ऐसी प्रोडक्शन कंपनी बनाएं जैसे राजश्री फिल्म बनाने की भी सोचते हैं, लेकिन उस लेवल की फिल्म बनाएं जैसे राजश्री प्रोडक्शन वाले करते हैं, नए को चांस देते हैं, अच्छी साफ सुथरी फिल्म बनाते हैं। तो ऐसा मतलब इच्छा है, अब देखिए वो इच्छा कहाँ तक पूरी होती है डिपेंड करता है, वरना लड़के तो आते हैं बेचारे भटक जाते हैं। एक चीज़ और बताएं, आप कहाँ से आए? साहब दिल्ली से हूँ। दिल्ली से में कहाँ रहते थे पहले? वो उनको नोएडा बोलने में शर्म आती थी, गुड़गांव बोलने में शर्म, अब तो बड़े शहर हो गए तो उनका नाम लेते हैं। सोनीपत और पानीपत के लोग हैं, कहाँ दिल्ली से। तब मालूम पड़ता है भैया कि वो सोनीपत से हैं, कहने में उनको शर्म आ रही है। लखनऊ से आए हैं भाई, कहाँ? लखनऊ से हूँ, यूपी का कोई बंदा है। उन मालूम बाराबंकी, सीतापुर, रायबरेली के हैं, उनको शहर बोलने में शर्म आती थी। ऐसा क्यों? कहते भैया हम बाराबंकी से, कोई छोटा शहर मतलब नहीं है। आप शहर, आपका शहर गांव कहीं के भी हो, वो कोई छोटा शहर नहीं होता है। मध्य प्रदेश से आते हैं भोपाल, भोपाल में बोले कहाँ से आए हैं? भोपाल से हैं। मालूम पड़ा वो सिवनी, गुना, जो भी नरसिंहपुर और बैतूल, ये सब शहरों से आते हैं। उनका प्रोफाइल देखिए, लिखा हुआ है फ्रॉम भोपाल। तो ये कॉम्प्लेक्स क्यों? इस तरह की चीज़ें, आप जहाँ से हैं वहाँ से हैं। हमें याद है आज से 10 साल पहले एक टीवी में एक्टर्स का इंटरव्यू था कि भाई गरिमा नहीं जा पाएंगे। मैंने कहा भाई हमने, ठीक है मैं जाता हूँ। कोई लड़की से बात हुई, हीरोइन से, उन्हें आप कहाँ से हैं? एक्चुअली नहीं, कुछ उन्होंने कहा कि हम छोटे शहर से हैं ना। मैंने छोटे शहर, ये बड़ा आजकल इंडस्ट्री में बड़े हम छोटे शहर से। हमने कहाँ से? बोले लखनऊ से। मैंने लखनऊ छोटा शहर है, स्टेट कैपिटल है, और दूसरे आपको अपने शहर को छोटा कहने में मतलब वो नहीं लगता कि आप अपने को आप डिग्रेड कर रहे हो। वो शहर है जहाँ पे हमने 70s-80s में 11 फैशन शो कराए थे। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस है ना, बहुत ही वो है।
कुछ लोग पैसा उड़ाने आ जाते हैं यहाँ पे, पैसा है तो हम सब कुछ कर लेंगे, हीरो ही बन जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। तो डेडिकेशन, आपको काम में डेडिकेशन अगर नहीं है तो आप इंडस्ट्री के लिए मतलब फिट नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में जो आते हैं एक्टर बनने, एक काम कर लेते हैं, कहते हैं देन टॉक टू माई मैनेजर। ऐसा इंडस्ट्री में वो बहुत होता है। बहुत लोग आते हैं, मिलते हैं, हमने भैया ठीक है बात कर लेते हैं, हम लोग कितने जो भी लेना देना जो कुछ भी है, इतना काम है तो आप एक काम करिए, आप मैनेजर से बात कर लीजिए। अब मैनेजर कहाँ से आ गई? ठीक है मैनेजर है, आपको मैनेज करता है, उनको ही बुला लो तो तीनों बैठ के एक साथ बात करें ना। होता है बहुत लोगों का, साथ में बैठ के बात करें, उनका जो भी उनसे कॉन्ट्रैक्ट हो जो भी हो, तो मतलब वो बात ही नहीं करते, अगर बात करने कोई वो थोड़ी है। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस बहुत हुए इस 1.5-2 साल के दौरान, और एक से करेक्टर देखने को मिलते हैं। देखो प्रयास है, 10-12 गाने तो कर लिए हैं, एडिटिंग कुछ की एडिटिंग चल रही है, कुछ हो रहा है। एक ये इसको हमारा पैशन समझ सकते हैं, हमारी टीम का पैशन समझ सकते हैं। बहुत से लोग निगलेक्टेड हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो प्लेटफॉर्म देना पड़ता है ना। मेंटोर, एज ए मेंटोर उनके लिए काम करिए, मतलब काम दिलाना, 10 जगह उनको ले जाना, तो ये सब जिम्मेदारी तो है ही ना। कोई अगर जुड़ा है हमारे साथ तो उसको आप पूरा 100% दीजिए। तो ये है बेसिकली। बॉलीवुड थीम्स करके हमने शुरू किया है, मतलब बेसिकली बॉलीवुड से ही कनेक्टेड है ये गाने, इंडस्ट्री शॉर्ट से। फिल्म, हाँ मतलब गाने आने, मतलब उस पिक्चराइजेशन वगैरह कुछ गाने अगर आपने, मैं भेजूंगा आप देखेंगे तो उससे आइडिया लग जाएगा कि कितनी मेहनत है एक गाना बनाने में। एक गाना तो 2-3 लाख से लेकर 10 लाख 15 लाख 20 लाख तक जाता है। कोई म्यूजिक कंपनी 10-15 लाख से कम पैसा लेके म्यूजिक एल्बम बनाती नहीं है। हम यहाँ जेब से पैसा लगा के एल्बम बनाते हैं, लोगों का सहयोग भी होता है इसमें, तो करते हैं। पहला गाना तो हमने एप्पल से फ़ोन से बनाए थे, पहले 2 गाने। अब नहीं अफोर्ड कर सकते कैमरे का किराया, होता है ना, तो अब हल्के हल्के करके कर रहे हैं, बाकी भगवान की इच्छा। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे तरीके से अपने सारी बातों को रखा। पुराने ज़माने में किस तरह काम होते थे पत्रकारिता को लेकर, आज कैसे होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, फिल्म इंडस्ट्री के जो पत्रकार है कैसे काम कर रहे हैं, फैंस बेस पत्रकार आज हो गए हैं, इस सब मुद्दों पर बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से सब कुछ आपने समझा दिया। अच्छा लगा मिल के आपसे, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये सब लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। हाँ, इसलिए हमें इस कंटेंट में हमें कुछ बताने में कोई हमें दिक्कत नहीं हुई। जो जो हमने ऑब्जर्व किया, अपने सारे ऑब्जर्वेशन हमने इसमें रख दिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा।